टाइम ऑफ सप्लाई में देयर आर 4 केसेस. देखिए इसमें 4 केसेस हैं. सबसे पहले 2 केस ले लेती हूँ और उनको वन बाय वन क्लियर करती जाऊंगी. सप्लाई ऑफ गुड्स. सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर 2 केसेस हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. इसके अलावा छोटे छोटे और केसेस भी हैं. ये हमारा आता है सेक्शन 12. ये हमारा आता है सेक्शन 12. सेक्शन 12 के अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा. और ये हमारा होगा सेक्शन 13 सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगेन इसके अंदर फिर 2 पार्ट्स हैं, एफसीएम, आरसीएम. इसके अलावा छोटे छोटे पार्ट्स और हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ डिक्टेट करके. जो छोटे छोटे पार्ट्स इसके अलावा हैं वो कौन कौन से हैं. वो ये हैं कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म हो गया एक. तो देन आप आ गए फॉरवर्ड के बाद अदर केसेस में आपको बता देती हूँ. छोटे छोटे जो केसेस हैं, कॉन्टिन्यूस सप्लाई हुआ या रिवर्स चार्ज हो गया. इसके बाद में रेसिडुअल केसेस हैं और इंटरेस्ट और फी पेनल्टी वाले, वो दोनों ही में ही हैं. दोनों में ही रेसिडुअल केसेस मतलब अदर केसेस टाइप से आप कह सकते हो. और इन दोनों के अंदर ही एक अलग है केसेस, एक केस अलग है जो कि कहलाएगा आपका रेसिडुअल हो गया एंड देन आपका इंटरेस्ट फी पेनल्टी वाला. तो ये इनके सेक्शंस 12 के बाद में एक के बाद एक एक आते जाएंगे, जो कि आपको बताती है सेक्शन के पार्ट्स कौन कौन से हैं. देखिए सेक्शंस के पार्ट्स में सेक्शन 12 में हो गया. अब एफसीएम हमारा आता है फॉरवर्ड चार्ज. 12 का 2 पार्ट है, ये 12 का 3 पार्ट है, 12 का 4, 12 का 5. सिमिलरली 13 का 2 पार्ट, 13 का 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट. तो इसके अंदर 4 या 5 पार्ट्स हैं. तो पहले तो ये हो गया टाइम ऑफ सप्लाई में कितने सेक्शंस हैं और किस तरह से हम इनके मतलब कितने तरीके से हम इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं. और फिर इनके केसेस हम निकालेंगे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है. ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया. रब कर दूं? आज ऋत्विक नहीं है क्या क्लास में? हाँ बोलो कौन है, बोलो बेटा. मैम नोट नहीं हुआ, 1 सेकंड रुक जाओ. अच्छा अच्छा ठीक है मैं 1 सेकंड रुक रही हूँ. इसको नोट कर लो. वैसे कल वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं थी, लास्ट में आप लोगों को क्लियर तो हो गया था कि हमें किस तरह से करना है. फिर भी मैं एक बार इसमें सारा आपको बता दूंगी. जो जो कुछ चीजें छूट रही हैं, 2-3 चीजें और, वो सब इसके अंदर कवर हो जाएंगी. ठीक है, सेक्शंस आपको आराम से याद हो जाएंगे. सीजीएसटी के कौन कौन से सेक्शंस हैं. फिर मैं बस आगे आ रही हूँ. इसके बाद कौन सा हम करा चुके थे, कौन सा नहीं हुआ था, वो भी बता दूंगी आपको. नोट कर लो आप लोग. आपको टाइम ऑफ इनवॉइस में अलग से कवर कर दूंगी. सो जो कल हम कर रहे थे वो ये है आपका. ये हो गया आपका गुड्स. अदर केसेस में पहला ले लिया मैंने कॉन्टिन्यूस सप्लाई. फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म गुड्स वाला हमने कवर कर लिया था कल. उसमें मैंने आपको 3 डेट्स बताई थी. 3 डेट्स में से जो पहले फॉल कर जाए, कौन कौन सी डेट्स थी वो. एक तो थी पेमेंट की डेट, एक थी इनवॉइस की डेट, और एक थी डेट ऑफ क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ इन द बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर. इन तीनों में से जो डेट पहले फॉल कर जाएगी वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर वर्क करेगी.
दूसरा हो गया अदर केसेस में कॉन्टिन्यूस सप्लाई, पेमेंट रिसीव जिस दिन हो रहा है सप्लायर को वो वाली डेट या डेट ऑफ इनवॉइस जो पहले फॉल करेगी वो कॉन्टिन्यूस सप्लाई के केस में हो जाएगी। अदर केसेस में एक और केस लेती हूँ, कॉम्पोजिशन डीलर वाला केस लेती हूँ। कल हमने इसके एग्जांपल्स ले लिए थे, इसके भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सप्लाई ऑफ गुड्स, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, उसके भी केसेस ले लिए थे। तो अगर आप लोगों को पीछे वाले में कुछ पूछना तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बताती हूँ। कॉम्पोजिशन डीलर के केस में, कॉम्पोजिशन डीलर के केस में इनका क्या होता है, हर एंड ऑफ क्वार्टर में इनको रिटर्न फाइल करना होता है। तो इनके केस में एंड ऑफ क्वार्टर ही सारे टाइम, सारी सप्लाईज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई एंड ऑफ क्वार्टर ही होगा, क्योंकि एंड ऑफ क्वार्टर में ये लोग लायबल होते हैं टैक्स पे करने के लिए। तो फॉर कॉम्पोजिशन डीलर एंड ऑफ क्वार्टर इज द डेट ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। देन आ जाती है, हमने लेट क्लास की है, बोलो। लेट क्लास शेड्यूल कर दिया आपने आज। बेटा आज मैंने लेट कर दी, थोड़ा सा मॉर्निंग में काम था, तो नहीं तो मैं अगले से फिर वही जल्दी कर दूंगी। मैम मैसेज कर दिया करो मैम, फिर छूट जाती है। वो तो लकीली अभी देख लिया मैसेज, क्लास का शेड्यूल आया हुआ। मैंने पूछा भी था कि सारे बच्चे हैं, ऋत्विक नहीं है क्लास में, मैंने पूछा था स्पेशली तुम्हारे। यस मैम, अभी देखी मैंने, ये तो लिंक आया हुआ है। अच्छा अच्छा। यस मैम, मुझे लगा कि एंड हो गई आज, मैम ने शायद ली नहीं क्लास। नहीं, मेरे को कवर कराना, मैं 3 दिन से टाइम ऑफ सप्लाई पे चल रही हूँ, इसलिए मुझे जल्दी इसको खत्म कराना है। मैम रिजल्ट भी डाल दो अब हाँ इंटरनल आज ही का। डाल दूंगी, आज डाल दूंगी पक्का। तीसरा केस हो गया, इन केस ऑफ गुड्स सेंड फॉर अप्रूवल। हम कब आएगा रिजल्ट? आज आ जाएगा, चाहे रात में आए आ जाएगा, इवनिंग में आए और आ जाएगा। इन केस ऑफ गुड्स सेंड फॉर अप्रूवल, गुड्स सेंड फॉर अप्रूवल होता है कि आपने किसी और से अप्रूवल लेकर फिर आप गुड्स भेज रहे हैं। गुड्स सेंड फॉर अप्रूवल नहीं, सॉरी, ऑन अप्रूवल, ऑन अप्रूवल, किसी और से अप्रूव कराकर अगर आप गुड्स भेज रहे हैं तो उस केस में होता है विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। रिमूवल का क्या मतलब है, आपकी फैक्ट्री से गुड्स रिमूव हो गए हैं, जो आप जहां पर गुड्स रखते हैं ना वहां से रिमूव हो गए, डिलीवर हो गए। So in case of goods sent on approval, the time of supply will be the time of issue of invoice or the time of issue of invoice is within the 6 months from the date of removal of goods. ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई होती है। मैं इसको एक मिनट पूरा लेकर के बताती हूँ, ऐसे क्लियर नहीं होगा ये वाला केस, ऊपर लिखती हूँ मैं इसको। हम ये वाला रिपीट कर दो दोबारा। अदर केसेस में कॉन्टिन्यूस हो गया, कॉम्पोजिशन डीलर हो गया, और ये लेती है आपका गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। इसमें क्या होता है, गुड सेंट ऑन अप्रूवल में 2 डेट्स हैं, इन दोनों में से जो पहले फॉल कर जाएगी। पहली तो टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होता है इसमें, एक टॉपिक ना हम करवा नहीं पाए थे, चैप्टर 4 में ही रह गया था, टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। ये टॉपिक मैं आपको बाद में बता दूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होता है, या मैं आपको बीच बीच में बताती जाती हूँ। टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस गुड सेंट ऑफ अप्रूवल के केस में होता है विद इन 6 मंथ्स, within 6 months of removal of goods. Removal means goods आपकी फैक्ट्री या आपका गोदाम जो भी है वहां से रिमूव हो गए, चले गए हो, आपने सेंड कर दिया हो। तो विद इन 6 months डेट, ये वाली डेट, या दूसरी डेट है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। नहीं, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस तो हो गई, व्हेन द रिसिपिएंट इंटिमेट्स एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। रिसिपिएंट आपको कह देता है कि मेरे को गुड्स एक्सेप्ट हो गए हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, ये वाली डेट, ये वाली डेट या ये वाली डेट, इसमें दोनों में से विच एवर फॉल अर्लियर। ठीक है, गुड सेंट ऑन अप्रूवल। टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इस केस में
ये मैं पढ़ा नहीं पाई थी। टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स सेंटर ऑफ अप्रूवल हमेशा यही होता है, रिमूवल ऑफ गुड्स के बाद 6 महीने के अंदर। अब इन दोनों में जो पहले फॉल कर जाए, इसका एग्जांपल ले लो, एक पर्सन है, एक कंपनी है, वो गुड्स भेजती है ऑन अप्रूवल ऑफ सम अदर पर्सन। वो भेज रही है 30 जून 2018 को, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल 30 जून 2018 को, ठीक है। इस दिन वो भेज रही है गुड्स, और एक्सेप्ट जिस दिन भेज रही है उस दिन रिमूवल ऑफ गुड्स होगा ऑब्वियसली। जिस दिन गुड्स भेज रही है उस दिन रिमूवल ऑफ गुड्स होगा उसके गोदाम से। तो ये डेट कौन सी है, जिस दिन गुड्स रिमूव हो गए। तो इसके 6 मंथ्स बाद की डेट लगा लो, 29 दिसंबर आएगी, 6 महीने बाद। 38 दिसंबर ही तो आएगी, नहीं 29 आएगी अगर आप एग्जैक्टली डेट लगाओगे तो। yes, इसको भी काउंट करोगे ना तो 29 आएगी। अब दूसरा इसने बोला है कि गुड्स अप्रूवल पे भेज दी 30 जून 2018 को, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स इंटीमेटेड बाय द रिसिपिएंट ऑन 5 नवंबर 2018 5 नवंबर को रिसिपिएंट ने कहा कि मुझे गुड्स रिसीव हो गए। तो ये वाली डेट क्या हुई, 5 नवंबर। अब बता दो मुझे डेट ऑफ सप्लाई कौन सी मानी जाएगी यहाँ पर। मैम 5 नवंबर ही होगी, लेकिन मैम उसके बीच में का फॉल हुए हम 38 जून से 29 दिसंबर के बीच में एक दिन फॉल हुए होंगे ना, वो तो आपने डेट बताई नहीं। हम एक तो ये डेट लेंगे 6 महीने बाद। अच्छा, 6 एग्जैक्ट 6 महीने बाद ही वो मिले हैं, तो मैम 5 नवंबर होगी। बिल्कुल। अब देखो अगर इसने बीच में कभी इनवॉइस इशू कर दी होती ना तो वो वाली डेट हो जाती। यस मैम, अगर 5 नवंबर से पहले होती तो। हाँ ठीक है बेटा, सबको क्लियर हुआ या नहीं। मैं फिर से बता रही हूँ, आप गुड्स सेंट अप्रूवल पे किसी और के अप्रूवल पे गुड्स अगर भेज रहे हैं तो आपके जो गोदाम से जब गुड्स जा रहे हैं, आपके गोदाम से जब गुड्स जा रहे हैं, निकल रहे हैं, रिमूवल ऑफ गुड्स से आप काउंट करेंगे 6 महीने, वो डेट निकाल लेंगे। और दूसरी डेट आप निकालेंगे जब आपको रिसिपिएंट इंटीमेट कर रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स कि मेरे पास गुड्स रिसीव हो गए, वो वाली डेट निकाल लेंगे। अब अगर इनवॉइस इशू हो गई बीच में 5 नवंबर से पहले, तो इनवॉइस वाली डेट टाइम ऑफ सप्लाई मान लीजिए कि इनवॉइस नई इशू हुई, तो ये दो डेट आप रख लेंगे अपने सामने, इन दो डेट में से जो अर्लियर होगी, ठीक है। तीसरा चाहो तो लिख लो यहाँ पर, इनवॉइस इशू हो रही हो या इनवॉइस नई इशू हो रही हो तो मैक्सिमम टाइम ये लिमिट है। टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस का क्या मतलब है कि इस तारीख तक इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए, ये ड्यू डेट है ऑफ इनवॉइस इशू। अगर हमने इस डेट तक इनवॉइस इशू नहीं की तो ये दो डेट लेंगे। अगर हमने इस बीच कहीं इनवॉइस इशू कर दी तो इनवॉइस की डेट या रिसिपिएंट इन्फॉर्म करे, उन दोनों में से जो अर्लियर होगी। अब इसमें एक केस और बना रही हूँ, ये मुझे आंसर दो, ऋत्विक के अलावा कोई और देगा, बस वही आंसर देता है। अब अगर इनवॉइस आ गई 8 नवंबर को, इनवॉइस 8 नवंबर को आ गई तो कौन सी मानी जाएगी डेट ऑफ सप्लाई। इनवॉइस 8 नवंबर को आ गई, कौन बताएगा। आई वांट अदर देन ऋत्विक ही क्यों बताए हमेशा, बाकी बच्चे बताएं। एनीवन एल्स, कोई भी नहीं है। हाँ कविता आंसर 8 नवंबर। नहीं बेटा 8 की होगी, 5 तो पहले भी अर्लियर है ना, इनवॉइस 8 को आ रही है। मोनिका राइट, इनवॉइस तो 5 को, इनवॉइस 8 को आ रही है लेकिन एक्सेप्टेंस 5 को आ गई, तो इन दोनों डेट में से जो पहले आएगी वही तो मैंने कहा, या तो डेट ऑफ इनवॉइस या फिर एक्सेप्टेंस आपको मिल जाए। और अगर इनवॉइस नहीं आती तो इनवॉइस का टाइम 6 मंथ्स लेट तक है। अब एक और केस ले लो, इनवॉइस इश्यू हो जाती है आपकी 2 नवंबर को, फिर क्या डेट होगी। 2 नवंबर 2 नवंबर नवंबर 2 नवंबर होगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाद में आ रही है, अर्लियर कौन सी फॉलो हो रही है, इनवॉइस पहले आ गई 2 नवंबर। अब एक और केस लेते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स आ रहा है 31 दिसंबर को। अब बताओ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स 5 नवंबर की जगह 31 दिसंबर हो जाए तो
तो डेट ऑफ सप्लाई क्या होगी? 29 दिसंबर। 29 दिसंबर, राइट। 29 Yes, दिसंबर। ma'am. 29, क्योंकि ये पहले फॉल कर गई। अब आपको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. मैम अगर 6 महीने के बाद ये तो वो कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ जी, जो पहले फॉल कर जाए, या तो इनवॉइस पहले इशू हो जाए या फिर एक्सेप्टेंस पहले मिल जाए, और अगर इनवॉइस नहीं इशू हुई है, 6 महीने तक का टाइम होता है, तो आप ड्यू डेट ले लेंगे इनवॉइस की 6 मंथ्स। ठीक है, इन तीनों में से जो पहले फॉल कर जाए वो हो गया हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। आप चाहे तो इन केस ऑफ गुड सेंड ऑन अप्रूवल में ना। हाँ, इन केस ऑफ गुड सेंट ऑन अप्रूवल। और जो वो था ना हमारा कॉन्टिन्यूस सप्लाई के केस में, कॉन्टिन्यूस सप्लाई Yes, के ma'am. केस में जो मैं बार बार बोल रही थी ना, वो ये था टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यही कवर कर देती हूँ। अलग से क्या बताऊंगी, ये हमारा पिछले चैप्टर में रह गया था। तो जो कल जो कंफ्यूजन हो रहा था वो इसी वजह से हो रहा था, क्योंकि हमने टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस कवर नहीं किया। टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो मैम एक साथ क्वार्टरली आ रहा था उसकी हाँ, वजह से ना। गड़बड़ वो समझाने में दिक्कत इसलिए हो रही थी। Yes, टाइम ma'am. ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई इज डेट ऑफ सक्सेसिव पेमेंट या डेट ऑफ सक्सेसिव गुड्स रिसीविंग, जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हो रहे हैं, या डेट ऑफ डेट ऑफ सक्सेसिव सक्सेसिव इनवॉइस या अकाउंट्स ऑफ स्टेटमेंट। सक्सेसिव इनवॉइस नहीं, इनवॉइस फॉर सक्सेसिव, मैं लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ लिखी। इनवॉइस फॉर सक्सेसिव डिलीवरी। अब ठीक है, ठीक है। इन दोनों में से जो पहले फॉल करेगी वो एक्चुअल में कॉन्टिन्यूस सप्लाई के केस में इशू ऑफ इनवॉइस की लास्ट डेट होती है। अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ क्या है। देखो, हर केस में एक इशू ऑफ इनवॉइस का टाइम देती है गवर्नमेंट, क्योंकि आप लेट भी हो सकते हैं इनवॉइस इशू करने में, हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। इनवॉइस इशू करने में लेट तो हो सकते हैं, हम में से कोई भी हो सकता है लेट। अगर हम इनवॉइस इशू करने में लेट हो जाते हैं, तो अगर आपने टाइमली इशू कर दी तो ठीक है, नहीं इशू की तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई के केस में अगली सक्सेसिव पेमेंट आने से पहले या फिर अगली डिलीवरी की इनवॉइस आने से पहले आपको पहले वाली इनवॉइस इशू कर देनी है। अब क्लियर हुआ? दोबारा बोलना। दोबारा बोल रही हूँ मैं। आपकी फर्स्ट बैच और ये है सेकंड बैच ऑफ डिलीवरी। फर्स्ट बैच की इनवॉइस इश्यू करने का मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है? इसका मैक्सिमम टाइम लिमिट है सेकंड बैच की या तो डिलीवरी आ जाए आपके पास, या सेकंड बैच की पेमेंट आ जाए आपके पास, या सेकंड बैच की इनवॉइस आ जाए आपके पास। उससे पहले पहले बैच की इनवॉइस आ जानी चाहिए। अब क्लियर? यस मैम। पहले बैच की इनवॉइस आने का मैक्सिमम टाइम हमारे लिए क्या होता है? गवर्नमेंट कहती है कि दूसरे बैच की डिलीवरी आने से पहले या तो इनवॉइस आ जाए, या दूसरे बैच की पेमेंट आ रही है उससे पहले पहले वाले की इनवॉइस आ जाए, या फिर दूसरे वाले बैच की इनवॉइस आ रही है उससे पहले पहले वाले की इनवॉइस आ जाए। तो बैच जो है वो क्वार्टरली भी हो सकता है, इंडिविजुअली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है। वो तो उन्होंने पेमेंट का सिस्टम बनाया हुआ था क्वार्टर, जो कल वाले क्वेश्चन में था। वो बैच Yes, कुछ हो सकता है, हर रोज भी मंगा सकते हैं, 4 दिन में भी, 15 दिन में भी, 1 महीने में भी। तो मैम ऐसे था ना, जो एक इनवॉइस एक ही इशू हो रही थी 2 पेमेंट्स की। उन्होंने या तो इस तरह से बना रखा होगा कि हम आपको पूरे क्वार्टर की इनवॉइस एक साथ दे देंगे, बार बार इशू हम वही तो सामान देते रहोगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है ना कि मतलब पेमेंट बार बार हो सकती है और इनवॉइस एक ही साथ इशू हो रहा है सबका। तो सुविधा के लिए बना लिया ना कि मैं बीच में आपको महीने भर में 4-5 बार सामान मंगाऊंगा, मैं आपको 1 महीने में एक बार में इनवॉइस दे दूंगा पूरी, क्या भेजते रहो। ठीक है, वो उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना लिया। हम उसको टोटल को एक बैच कंसीडर करेंगे ना, या एक पेमेंट को एक बैच कंसीडर करेंगे? नहीं, पेमेंट नहीं, सामान जो आपका आ रहा है उसको एक बैच कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मैक्सिमम टाइम टू इशू द इनवॉइस। इससे पहले आप कर दो इनवॉइस तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतने टाइम तक इनवॉइस नहीं आती है
इतने टाइम तक इनवॉइस नहीं आई, तो फिर आप डेट ऑफ, ये तो था डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, अब है डेट ऑफ सप्लाई, डेट या टाइम ऑफ सप्लाई। ये था डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अब डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ सप्लाई में या तो इनवॉइस की डेट, और अगर डिफॉल्टर हो जाए तो ये वाली डेट, इनवॉइस टाइम पे नहीं दे, इनवॉइस की डेट या फिर पेमेंट की डेट, whichever falls earlier। ठीक है, ठीक है। मैम ये डेट ऑफ सप्लाई के केस में, डेट ऑफ सप्लाई मतलब हम ये क्वेश्चन तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए कर रहे हैं ना, ये हम यस पहले मैम, कवर नहीं कर पाए थे कि इनवॉइस का मैक्सिमम टाइम क्या है, वो हमें पता नहीं था। हम तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस मैंने, सप्लाई तो टाइम ऑफ सप्लाई के अंडर आती है ना। ये टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली, ये टाइम ऑफ अच्छा, सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई का रूल ये हो गया ओके कि टाइम कैसे आप कंसीडर करोगे कि सप्लाई हुई कब है। टाइम ऑफ सप्लाई या डेट ऑफ सप्लाई, इन दोनों में से जो अर्लियर आ जाए, विच एवर फॉल्स अर्लियर, इनवॉइस की डेट या पेमेंट की डेट। और तीसरी क्या थी, इनवॉइस पेमेंट, दो ही है शायद, है ना, तीसरा भी कुछ बताया था, ये दो ही थे शायद, दो ही हैं। इनवॉइस की डेट या पेमेंट की डेट जो पहले फॉल कर जाए वो डेट ऑफ सप्लाई होगी। अब इनवॉइस डेट डिटरमिन करने के लिए मैंने आपको ये पूरा बताया है कहानी, जो कि पहले हम नहीं बता पाए थे, हमें पहले ही कवर कर देनी चाहिए थी कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होती है। अब मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अब आप कल वाला क्वेश्चन करना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। यस नो कुछ बोलो बेटा। इसमें जो है मैम, इसमें जो है डेट ऑफ सक्सेसिव पेमेंट और जो मैम उसमें पेमेंट डेट मैम एक ही है। एक एक सेकंड रुकोगे, एक कॉल आ रहा है और दो बार आ यस चुका है। मैम, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक मिनट। हाँ ऋत्विक बोलो। ऋत्विक यस क्वेरी, मैम, हाँ बोलो। मैम मैं ये कह रहा था जो इशू इनवॉइस डेट इशू में डेट ऑफ हाँ सक्सेसिव पेमेंट है हाँ एक पॉइंट, और हाँ, मैम डेट ऑफ सप्लाई में एक पॉइंट है पेमेंट डेट, मैम दोनों एक ही अलग अलग है? अलग अलग है। ये जो सक्सेसिव पेमेंट है, ये पेमेंट डेट पहले बैच की है, ये फर्स्ट बैच की है, और ये सक्सेसिव है ना, तो सेकंड बैच की हुई ना। ओके ओके ओके, ठीक है मैम। ठीक है, बाकी कोई और जब क्वेश्चन नहीं आते हैं तो लगता है समझ नहीं आ रहा, प्लीज पूछ लो। ये बात क्लियर, डेट ऑफ सप्लाई इन दोनों में से जो पहले होगी। अब इनवॉइस की डेट क्या है, अगर एक्चुअल इनवॉइस आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, फिर उससे अच्छी बात कोई है नहीं। इनवॉइस नहीं आया तो इनवॉइस की ड्यू डेट जो गवर्नमेंट कहती है वो यहाँ से डिटरमिन होगी। बढ़ू आगे, यस बोलो तो मैं आगे बढ़ती हूँ। यस मैम। यस मैम। दो ही बच्चे बाकी, बाकी और? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो चलो मैं बढ़ रही हूँ आगे। ये हो गया आपका, ये मैंने आपको बता दिया, कॉम्पोजिशन बता दिया, सेंट ऑन अप्रूवल बता दिया। अब आ जाओ दूसरा केस, गुड्स में ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, गुड्स में ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दूसरा आ गया केस 12 सेक्शन में ही 2 वाला 3 वाला पार्ट। ये हो गया गुड्स सप्लाई का आरसीएम वाला केस। पहले था गुड्स का एफसीएम वाला केस, वो हमने आपको बता दिया। अब आरसीएम वाले केस में आ जाते हैं। आरसीएम वाले केस में फिर 3 डेट दी हुई है, इन 3 डेट में से जो अर्लियर फॉल होती है, गुड्स जिस दिन रिसीव हो रहे हैं वो डेट, डेट जिस दिन गुड्स रिसीव हो रहे हैं पहला, दूसरा डेट जिस दिन पेमेंट रिकॉर्ड हो रही है, पेमेंट रिकॉर्ड हो रही है
in the books of account of receiver. Payment recorded in books of account of recipient of goods. एफसीएम में ध्यान है यहाँ क्या था? एफसीएम वाले केस में रिसिपिएंट नहीं था, रिसिपिएंट की जगह क्या था? रिसिपिएंट की जगह सप्लायर था। ध्यान दो, सप्लायर सप्लायर था। मैं आपको ये डिफरेंस इसलिए बता रही थी जिससे कि आपको याद भी आराम से हो जाए, लर्न करने में दिक्कत ना आए। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में 3 डेट्स थी। गुड्स रिसीव की डेट नहीं थी, उसमें था गुड्स डिलीवरी की डेट, शायद डिस्पैच की डेट थी, और दूसरी डेट उसमें सप्लायर के अकाउंट में एंट्री आनी चाहिए, यहाँ पे रिसिपिएंट के पास से पेमेंट जानी चाहिए, इसकी डेट। और तीसरी डेट हो गई, उसमें थी इनवॉइस इश्यू की डेट। यहाँ है इनवॉइस इश्यू के बाद 30 डेज आफ्टर, 30 डेज आफ्टर इनवॉइस इश्यू। इन तीनों डेट में से जो पहले फॉल कर जाएगी, ठीक है। अगर इनवॉइस हमारी 1 नवंबर को इश्यू हो रही है तो 1 दिसंबर तक का टाइम है, मतलब 30 नवंबर तक का टाइम है, 1 महीना। तो आप अगर कंपेयर करके लर्न करना चाहते हैं तो कंपेयर करके कर लो। रिवर्स चार्ज के केस में हम रिसीवर पे जोर दे रहे हैं। वहां था सप्लायर के अकाउंट में जो रिकॉर्ड होगा वो दिन था, यहाँ पर रिसिपिएंट के पास से जब डेबिट होगा वो डेट है। वहां था डेट ऑफ क्रेडिट इन द सप्लायर्स बुक ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट। यहाँ है डेट ऑफ डेबिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ गुड, ऑपोजिट हो गया, ठीक है। और गुड्स रिसीव की डेट या फिर इनवॉइस इशू की डेट के 30 दिन बाद की डेट, ये 3 डेट्स हैं जो अर्लियर फॉल कर जाए। इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ले लो, 4 मई को गुड सप्लाई हुए हैं, 4 मई को गुड सप्लाई हो गए और रिसीव हो गए 4 मई को, तो ये वाली डेट तो 4 में हो गई। और नहीं 4 मई को इश्यू हुए हैं और 12 मई को रिसीव हुए हैं, तो वो डेट तो हमें मतलब ही नहीं है। जिस दिन गुड सप्लाई हुए हैं उस डेट से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है जिस दिन गुड्स रिसीव हुए हैं। और 30th मई की डेट है जिस दिन पेमेंट की गई है, तो ये वाली डेट 30th में होगी। इनवॉइस की कोई डेट नहीं दी है, इनवॉइस की भी डेट दी होती तो आगे वर्क करते हम। अब यहाँ पर क्या है, डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड इज 12th में, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द एंटिटी दैट रिसीव्स द गुड्स, दैट रिसीव्स द गुड्स, ये ध्यान रखने वाली बात है। वहां था दैट सप्लाइज द गुड्स, यहाँ है बुक्स ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ एंटिटी दैट रिसीव्ड द गुड्स। 30th में date of on which the bank account is debited not provided, date immediately following 30 days from the date of issue of invoice is also not given, ठीक है। तो आप बता दो यहाँ पर क्या हो जाएगी। मैम एक बात बताओ, इनवॉइस इशू 30 डेज मतलब डिलीवरी के बाद 30 डेज या रिसीव होने के बाद 30 डेज के? रिमूवल के 38 दिन के बाद जो आपको ओके, मतलब तो मैम डेट नहीं दी हो तब भी हम अंदाजा तो लगा ही सकते क्योंकि 4 मई को वो हुए थे। हाँ, यहाँ से आप लगा लो, टाइम ऑफ इश्यू लगा लो, वहां से हम 30 डेज रख सकते हैं। मैं यहाँ पे बता देती हूँ ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। एक तो एक्चुअल इनवॉइस की डेट, अगर कोई एक्चुअल डेट इनवॉइस इशू नहीं किया, किसी ने कोई डिफॉल्टर हो गया उसने इनवॉइस अभी तक इशू नहीं किया है, तो हम ड्यू डेट लगाएंगे। जो ड्यू डेट होती है, जो पिछले केस में हमने निकाली थी ना, लास्ट केस में याद है, वो ड्यू डेट ही निकाली थी टाइम ऑफ इनवॉइस इशू करने की मैक्सिमम डेट क्या हो सकती है। तो ड्यू डेट या मैक्सिमम डेट इशू ऑफ इनवॉइस की 1 मंथ होती है जनरली। और कॉन्टिन्यूस सप्लाई के केस में सक्सेसिव पेमेंट से पहले हो जानी चाहिए इनवॉइस इशू। और अगर आपका गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल है तो 6 months फ्रॉम द रिमूवल ऑफ गुड्स इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। जनरल केसेस में 1 मंथ होती है।
तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस शुड बी 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। तो रिमूवल ऑफ गुड्स कब हुए थे? 4 मई को। मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया कि गुड्स की सप्लाई जो हुई है वो 4 मई को हुई है, रिसीव 12 मई को हुए। तो रिसीव तो 12 मई को हुए हैं, गुड्स की सप्लाई हुई थी 4 मई को। क्योंकि इन्होंने इनवॉइस की डेट नहीं दी है तो हम खुद ड्यू डेट निकालेंगे कि कौन सी है इनवॉइस की ड्यू डेट। 1 मंथ ऑफ द रिमूवल ऑफ द गुड्स। तो रिमूवल ऑफ गुड वही होता है जिस दिन सप्लाई हुई है। जिस दिन सप्लाई हुई उसका गोदाम से सामान रिमूव हो गया ना उसी दिन। Yes, ma'am. ये बात सबको क्लियर हो गई? 4th May इज द डेट ऑफ रिमूवल। तो 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ रिमूवल, 1 मंथ ऑफ द 4th May। तो ड्यू डेट हो गई आपकी इनवॉइस इश्यू करने की 3rd जून। तो अब इनमें से कौन सा पहले फॉल कर रहा है? गुड्स रिसीव की डेट हो गई, पेमेंट रिकॉर्डेड की 30 मई हो गई और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस 3rd जून हो गई। तीनों में देख लो जो पहले फॉल कर रहा है तो आंसर हो गया आपका 12th में। 12th में। कोई क्वेरी बेटा? मैम कोई जो भी ये क्वेरी? जो ये 13 मई है, मैम ये जो 13 मई आपने जो डेट दी है पेमेंट वाली, ये डेबिट वाली है या सिर्फ पेमेंट जिस दिन हमने की है वो है? बेटा कौन सी 30th में? यस मैम। ये डेबिट वाली डेट प्रोवाइड नहीं है। जिस दिन पेमेंट मेक की गई है उस दिन की डेट है। ठीक। नहीं, जिस दिन पेमेंट हमने रिकॉर्ड की है अपनी बुक्स में। मैम जिस दिन रिसिपिएंट को गुड्स मिल गए ना उसी दिन उसने रिकॉर्ड कर ली। हम वो उस दिन करेंगे। नहीं, रिसीव तो गुड्स होगा 12 मई। 30 मई को उसने मेक की है पेमेंट। 30 मई को उसने पेमेंट मेक की तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसने 30 मई लिख दिया। डेबिट वाली नहीं दी है, प्रोवाइड ही नहीं की है। डेट ऑन विच इट इज डेबिटेड फ्रॉम द एंटिटीज बैंक हम अकाउंट। रिसिपिएंट को तो मिलेगी ना, वो Not पेमेंट provided. जाएगी उसके यहाँ पे। नहीं, उसकी क्वेरी बस यही है शायद प्रिंस की कि ये वाली डेट कौन सी है, जिस दिन डेबिट हो रहा है वो है या जिस दिन हम रिकॉर्ड करें अपनी बुक्स में वो है। अपनी बुक्स अलग होती है, बैंक अकाउंट की डेबिट अलग होती है। यस मैम। ये वो वाली डेट नहीं प्रोवाइड की गई है तो इसलिए इन्होंने क्वेश्चन में ये वो वाली है ना जिसने उन्होंने अपनी बुक में रिकॉर्ड की है। हमने रिकॉर्ड किया। मैं फिर से इसको पढ़ देती हूँ एक बार और, इसको एक बार और पढ़ रही हूँ। 4th मई को गुड्स सप्लाई किए गए तो रिमूवल ऑफ गुड्स 4th मई को हो गए। तो डेट ऑफ इनवॉइस निकल आई 1 मंथ मैक्सिमम फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, तो 3rd जून निकल के आ गई। उसके बाद दिया 12 मई को रिसीव हुए गुड्स, 12 मई को रिसीव हो गए गुड्स। उसके बाद 30 मई को पेमेंट की गई, पेमेंट मेक द पेमेंट, बट और ये नहीं किया है कि डेबिट किस दिन हुआ है। अब सॉल्यूशन देख लो। डेट ऑन विच द गुड्स आर रिसीव्ड 12 मई, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट यानी हमारे जर्नल एंट्री वगैरह जो होती है, ऑफ द एंटिटी दैट रिसीव्स द गुड इज 30th May, डेट ऑन विच इट इज डेबिटेड फ्रॉम द एंटिटीज बैंक अकाउंट नॉट प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइड नहीं किया उसको छोड़ दिया हमने। डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 3rd जून। तो इनमें से जो पहले आ जाएगा वो हमारा डेट ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे एक और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हूँ, मुझे आंसर दे देना। अगर इस केस में इनवॉइस इश्यू हो गई, इनवॉइस इश्यू हो गई और वो सपोज करो इनवॉइस इश्यू हो रही है हमारी 10 मई को, फिर क्या डेट होगी? 10 मई को तो हो नहीं सकती। हाँ नहीं हो सकती, 10th में हम हो सकती है 10 मई होगी, क्योंकि सप्लाई तो 4 तारीख को कर दिया ना उसने। 4 मई को ही है, 4 के बाद कभी भी हो सकती अगर 10 मई होती है डेट, उसको इश्यू इनवॉइस इश्यू कर देता है वो 10 मई को, फिर क्या 10 डेट मई होती सप्लाई होगी? है, 10 मई होती है। ऋत्विक के अलावा कोई नहीं बोलता है 10 मई होगी, क्योंकि जो पहले फॉल कर जाए या तो डेट ऑफ इनवॉइस या फिर ये वाली डेट या जिस दिन गुड्स रिसीव हो रहे हैं। मैम अगर इसी केस में हम एक डेबिट पेमेंट वाले अगर हम डालते हैं तो, हाँ अगर उसका क्लोज अगर हम इसमें डाल देंगे क्वेश्चन में तो कर देते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर देती हूँ। 4 मई को आपका सामान डिलीवर हो गया और 30 मई को वो सॉरी 12 मई को गुड्स रिसीव नहीं हुए, अभी गुड्स रास्ते में हैं। हमने पेमेंट कर दी, गुड्स रिसीव बाद में होंगे, हमने पेमेंट कर दी 12 मई को और गुड्स जो रिसीव हुए वो 30 मई को हुए। अब बताओ मैम 12 मई होगा, नहीं होगा। 12 12 मई में। 12 को मैंने पेमेंट कर दी पहले, तो पेमेंट की डेट पहले आ जाए, चाहे आपका
मैम आपने पेमेंट कर दी वो थोड़ा ना होगा कि उसने रिकॉर्ड कर ली वो डेट होगी ना। रिकॉर्ड और पेमेंट दोनों होती है बेटा। मैम पेमेंट कर दी उसके बाद उसने रिकॉर्ड किया तभी तो उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि पॉइंट तो है ना पेमेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट। बेटा वो डेबिटेड का वाला केस भी आता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब आप पेमेंट मेक करते हो उसके बाद ही तो डेबिट होगा, नहीं तो होएगा ही नहीं। तो इसलिए अगर जो रिसिपिएंट है गुड्स वो अगर फॉरवर्ड कर देता है पेमेंट, जैसे कि वो डेबिट उसके पहले हो जाती है और बाद में रिकॉर्ड करता है तो हाँ बाद में रिकॉर्ड करता है, बिल्कुल सही बात। हाँ, बाद में रिकॉर्ड अगर करता है तो पहले डेबिट वाली डेट आ जाएगी। तो मैम इसमें आपने पेमेंट वाला पॉइंट तो लिखा ही नहीं कि अगर पेमेंट भी पहले होगी तो। छोटी सी चीज है, मैं आपको बता रही हूँ मैंने क्यों नहीं लिखवाया, वो भी रीजन दे रही हूँ। देखो ये तो आई होप सबने उतार लिया होगा। देखो मैं आपको रीजन देती हूँ कि मैंने क्यों नहीं लिखवाया था। देखो आज एक सप्लायर है ना, और एक रिसिपिएंट है, ठीक है। एक सप्लायर ऑफ गुड्स है, एक रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है। पेमेंट करेगा कौन, ये या ये? हु विल मेक द पेमेंट? रिसिपिएंट करेगा ना, तो पेमेंट तो यही मेक करेगा हर केस में। बिल्कुल ठीक है, तो पेमेंट की डेट ये सपोज करो 10 तारीख को पेमेंट करी, कोई भी बंदा अपनी रिकॉर्ड पहले करता है और बैंक में बाद में इन्फॉर्म करता है। अगर वो चेक काट रहा है, जिस दिन वो चेक काटेगा उस दिन वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर लेता है। कभी भी पेमेंट करने वाले की डेट डेबिट की डेट के बाद नहीं जाएगी। अगर वो भूल गया है लिखना लिखाना, कुछ गड़बड़ी होगी तो जाएगी, नहीं तो मैक्सिमम हमेशा हम ऐसे ही काम करते हैं, क्योंकि नहीं तो हम रिकॉर्ड करना भूल जाएंगे, हम चेक दे देंगे और हम सोचेंगे कि पहले डेबिट हो जाए बाद में रिकॉर्ड करेंगे, आप भूल जाओगे रिकॉर्ड करना। हमेशा हर बंदा ऐसे हम अगर बाद में उसने डेबिट वो रिकॉर्ड किया तो बाद में किया तो फिर डेबिट वाली डेट, अगर उसने गलती कर डेबिट वाली लेंगे ना। हाँ, हम वही कह रहे तो नेचुरली यही होता है कि जिस दिन आप पेमेंट मेक करते हो डेबिट की डेट बाद में आती है। और इसके तो मैम हमें पेमेंट मेक की डेट देखने की जरूरत ही नहीं होगी ना फिर। हाँ वो आप देख लो, पेमेंट मेक की दे रखी है, डेबिट की दे रखी है, जो भी दे रखी है। लेकिन ये वाला केस जब दूसरे बंदे के पास जाते हैं, हम दूसरे बंदे के केस में जाते हैं, तो फिर क्रेडिट की डेट और पेमेंट मेकिंग की डेट डिफर हो सकती है, क्योंकि इसको नहीं पता इसने कब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिसिपिएंट ने कब डाला है। वो तो अलग हो सकता यहाँ है। टैली करने की जरूरत पड़ती है, यहाँ नहीं पड़ती है जरूरत, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट भी इसी की है, डेबिट भी इसी के पास ही होगा। यस मैम, अगर वो लिखना भूल जाए अपनी बुक्स में, लिखते हैं, अगर वो लिखना भूल जाए तो फिर वो अलग बात है, फिर वो डेट ऑफ डेबिट लिखेगा। अदरवाइज डेट और डेबिट लिखेगा। जो काम हम खुद ही कर रहे हैं, किसी और से हमें टैली नहीं करना है, उसमें हम नहीं कहेंगे विच एवर इज अर्लियर। जो दूसरे से टैली करनी होती है ना, उसमें हम कहते हैं विच एवर इज अर्लियर। इसके पास क्रेडिट हो रहा 12 तारीख को और इसने किया पेमेंट मेक 10 तारीख को, तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, कंट्रोवर्सी यहाँ पैदा होगी कि 10 तारीख या 12 तारीख, क्या 10 तारीख आएगी। और मैम अगर मैम एक डाउट और है, 10 तारीख को पेमेंट में कोई क्रेडिट 12 को ही और उसने अपनी बुक्स में 14 को लिखी, कोई मतलब नहीं है, फिर 12 आएगी। तो 14 आनी चाहिए ना। 12 आएगी, 12 इसको तो क्रेडिट, इसके अकाउंट में तो क्रेडिट 12 हुई है ना, लेकिन वो वाला फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में है, इसमें तो है ही। मैम मैं रिवर्स में बोल रहा हूँ। रिवर्स में तो हमें इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैम भाई तभी तो कह रहा हूँ, हम अगर क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया कि इन्होंने क्रेडिट की भी डेट दे दी, अगर क्वेश्चन में नहीं करेंगे तो मैम हम डेबिट ही लेंगे ना, हम 14 तारीख ही तो लेंगे। हाँ जी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इसको बिल्कुल डिलीट कर दिया जाता है, बिकॉज़ ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। रिमूव। मैम अगर फॉरवर्ड का केस होता, फॉरवर्ड का केस होता तो यहाँ क्रेडिट की डेट पहले देखते। जो तुमने क्वेश्चन पूछा था ना कि 12 या 14 में से कौन सा पहले होता, तो 12 होती। और मैम अगर डेबिट की ना लेके पेमेंट मेक की भी डेट नहीं देखेंगे रिवर्स, हम फॉरवर्ड में हमेशा क्रेडिट की डेट देखेंगे। क्रेडिट की डेट देखोगे, उसमें मेक और डेबिट से मतलब नहीं है। लेकिन जब रिसीवर लायबल है ना, आरसीएम का केस है, तब फिर हम देखेंगे डेट ऑफ डेबिट, डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट। अब सर्विसेज वाला कल बताऊंगी। सर्विसेज के अलावा एक वाउचर भी रहता है, रेसिडुअल केसेस भी रहते हैं, फिर सर्विसेज रहता है। या तो मैं कल 2 क्लास ले लेती हूँ, मतलब मंडे को एक दिन लूँ, किसी से बात कर लेते हैं टीचर से, तो ये खत्म हो जाएगा।